स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा प्लीज जाकर के उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी पढ़ाया था बच्चे। I is equal to E and AVT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी जाकर के जरूर देखिए। और आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं ओम्स लॉ है बच्चे। 10th में पढ़ चुके हैं, क्या नया आप सीखेंगे आज के लेक्चर में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बच्चे। ओम्स लॉ मेरे बच्चे, ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है वो आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए सपोज मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, मतलब मेरे हाथ में एक वायर है बच्चे। अगर इस वायर की बात करूं तो अगर इस वायर में मैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा और अगर इसमें से उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है तो अपने आप में ये ओम्स लॉ है। बट एक शर्त है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की शर्त है कि इस वायर का टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ भी वेरी नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों। तो प्लीज आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओम्स लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है वो आपको समझाता हूं। वो कहती है इट स्टेट्स दैट अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस एटसेट्रा, the current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। जैसा कि आपको बताया था वही डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको यही लिख के आनी है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मेरे बच्चे, ये एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है आपसे वो बताता हूं आपको कि V is directly proportional to I, है ना। आपको पता है जब भी कांस्टेंट हटता है, कांस्टेंट आपके सामने एक प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे हटेगा कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट इज R। और अगर बच्चे मैं R यहां से ऑब्जर्व करूं देन व्हिच इज V by I। और हर बच्चे को पता है R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मेरे बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ना। ओम्स लॉ का बेसिक सा पार्ट तो यही हमने इतना पढ़ लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये तो बच्चे बेसिक एक्सप्लेनेशन था। ओम्स लॉ सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से प्रूव कर रहा हूं। मेरे बच्चे कोई अगर आपको बोल दे प्रूव करो ओम्स लॉ को, तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव, V प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो उसका मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, फटाफट से देखिएगा जो मेनली स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बच्चे यहां से एक छोटा सा ग्राफ V वर्सेस I प्लॉट कर दूं तो मैं ये देखूंगा ये एक अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। और क्योंकि जैसे ये लाइन आपको दिख रही है वो थीटा एंगल बना रही है, और अगर मैं इस लाइन की स्लोप को देखूंगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, V by I मतलब रेजिस्टेंस। एक तरीके से हमने ये भी सीखा कि किसी भी VI ग्राफ की स्लोप हमेशा में क्या देती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो कि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं। तो वो आप, मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी ना। मेरे बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ और वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मेरे बच्चों रजिस्टर और पेन लेके साथ में बैठ जाइए, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म को आपको साथ साथ नोट डाउन करना है। वीडियो को बैक करके देखिएगा, बीच में भी रब करूंगा, तो प्लीज फोकस रहना हमारी वीडियो पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है बच्चे। प्रूफ और वेरिफिकेशन, प्रूफ और वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ मेरे बच्चे स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये आ चुकी है मेरे बच्चे। इसके लिए आपको सर्किट प्रॉपरली ड्रॉ करना है। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्किट है, एक आपके पास कंडक्टर है बच्चे, इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, जिसमें इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सामने बच्चे है। नाउ यहां पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, क्या है बच्चे, n क्या है, n नंबर डेंसिटी ऑफ मेरे बच्चों व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरे बच्चों नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने एटम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ बच्चे अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं जस्ट लाइक कुछ इस प्रकार से, और एक की क्लोज कर दूं, तो आपके सामने रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। जैसे ही की आप देखेंगे, की मैंने क्लोज कर दी, यहां पर पोटेंशियल दिया, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से अल्टीमेटली करंट फ्लो हो रहा है ना। वो बचपन में करते थे हम कि सीरीज में एक एमीटर लगा दिया, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वो अंडरस्टूड बातें हैं मेरे बच्चे। यहां पर आप देख लेंगे ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं वो आपको समझाता हूं बच्चे। फिगर आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मेरे बच्चे, जो चीज हम जानते हैं वो अपने आप ही लिख रहा हूं, जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में पढ़ चुका हूं। वो क्या है बच्चे, I is equal to ENAVD। हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ मेरे बच्चे हे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मैं जानता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या बताई थी आपको मैंने, E by m of tau।
जहां टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, हम जानते हैं बच्चे। नाउ हम क्या करेंगे वो आपको बताता हूं बच्चे, मैं सिंपली इस टर्म को ऊपर पुट करेंगे तो ई एन ए, वीडी की वैल्यू ई बाय एम ऑफ टाउ आपके सामने बाहर है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं बच्चे, इट बिकम्स ई स्क्वायर एन ए ई बाय एम ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, टाउ। ये आपके पास सामने करंट आ गया मेरे बच्चे। मैं लेफ्ट जो हमारा पार्ट है इसको रब करूंगा। सो प्लीज, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो मेरे बच्चे प्लीज वीडियो में फोकस्ड रहना, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और आपको बार बार याद दिला दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी है बच्चे। सो आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन ए ई बाय एम ऑफ टाउ आपके सामने टर्म है। नाउ मेरे बच्चे, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। हर बच्चे को पता है यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सो बच्चे आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ई स्क्वायर एन ए बाय एम तो एज इट इज है, और ई की जगह लिख दिया बच्चे मैंने वी बाय एल ऑफ टाउ। बच्चे इस E की जगह आप देख रहे हैं, मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, V बाय एल आपके सामने टर्म है। नाउ मेरे बच्चे, अब जो मैं काम करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना, सिंपली रीअरेंज करूंगा। रीअरेंज करने का मतलब क्या है बच्चे, I इधर आ जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज। मतलब मैं अगर ऑब्जर्व करूं, ml अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, V बाय I आपके सामने आ गया मेरे बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए एक शर्त है उसकी, वो शर्त उसकी बेसिकली ये है कि बच्चे अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो बच्चे मैं मान के चल रहा हूं अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं बात करूं बच्चे, आप सब जानते हैं एम एल ई एन ए टाउ ऑल आर कांस्टेंट, है ना बच्चे। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, कांस्टेंट। सो बच्चों अगर आप देखेंगे तो V बाय I भी क्या हो गया बच्चे, ऑब्वियसली कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट मेरे बच्चे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर ये चीज प्रूफ हो गई है बच्चे, ओम्स लॉ यहां प्रूफ हो गया है, बट काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सो प्लीज कंटिन्यू रखना, ध्यान से देखना बच्चे। मैं इस पूरी टर्म को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करके चल रहा हूं। नाउ मेरे बच्चे अब क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, इधर ही देखिएगा बच्चे। ये सारी टर्म क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा। नाउ अब अगर मैं बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऑब्जर्व करूं ना, फर्स्ट इक्वेशन से अगर बच्चे मैं ऑब्जर्व करूं तो बड़ा सिंपल समझ में आ रहा है। V बाय I अपने आप में क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो बच्चे रेजिस्टेंस क्या होगी आपके सामने, ml अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, राइट बच्चे। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो वी कैन राइट एज बच्चों m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ l बाय a एज इट इज। बच्चे अगर मैं ध्यान से इस टर्म को ऑब्जर्व करूं तो ये भी टर्म एक कांस्टेंट ही है, बिकॉज़ m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वी कॉल द टर्म नंबर डेंसिटी, राइट बच्चे। और टाउ भी कांस्टेंट है। सो बच्चे मैं यहां पर इस टर्म को m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ को एक नया कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, रो नाम का। मेरे बच्चे इस रो को हम क्या बोलते हैं आपको बता दूं मैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी का नाम तो होता है रेजिस्टिविटी मेरे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। बच्चे ये चीज मैंने मेंशन कर दी है। सो m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ को रो मान लिया मैंने, और मेरे बच्चों लास्ट रिजल्ट देखेंगे अगर आप तो आपको समझ में आ जाएगा, r इज द फाइनल फॉर्मूला रो l बाय a, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपको 10th में पढ़ाया गया था वो कहां से है, वो कुछ यहां से है। डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चे। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों आपने देख ली है, वो दोनों चीज क्या है। अब फटाफट से सेपरेटली इनको समझते हैं। ये सारा मुझे उम्मीद है पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से देखिए बच्चे, इसी में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। फटाफट से देखिए, फिर रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे आपसे हम, है ना बच्चे। सो रेजिस्टेंस के लिए पहले बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं बच्चे कि कैसे रेजिस्टेंस को वेरी करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे वो रेजिस्टेंस वेरी करेगी बच्चों। तो फटाफट से पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपने सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा ना बच्चों। सो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। नाउ फटाफट से देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट मेरे बच्चे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेरे बच्चे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। सो अगर मैं इससे ऑब्जर्व करूं बच्चे तो बड़ा क्लियर कंक्लूजन है कि द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज व्हाट मेरे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मेरे बच्चे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नंबर फर्स्ट, मतलब जितनी लंबी लेंथ होगी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा हो जाएगी। नंबर सेकंड बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दैट इज व्हाट, ए को क्या बोलेंगे बच्चे हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मेरे बच्चे, है ना। तो ये मैंने इसको भी एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स थे जिन पे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और मास्टर फॉर्मूला आपके सामने रो एल बाई ए के फॉर्म में आ जाता है। इसी है, कोई नई बात नहीं बताई इसमें मैंने ना बच्चे, फटाफट से देखना। अब इसी के लिए इंपॉर्टेंट बात जो कर रहा हूं वो क्या है बच्चे, इसी में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस जो है ये तो इजी है। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, फैक्टर्स। बच्चे क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ एग्जाम में, सो प्लीज बहुत ध्यान से समझना है इसको, इसलिए पूरा लिखवा रहा हूं आप लोगों को मैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट मेरे बच्चे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। थोड़ा इसमें ध्यान रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं जानता हूं रेजिस्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, या एन ई स्क्वायर एन टाउ आपके सामने टर्म आती है। नाउ मेरे बच्चे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो दो फैक्टर क्लियरली दिख रहे हैं मुझे, एक है नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। नंबर फर्स्ट है बच्चे क्या, दैट इज अ नंबर डेंसिटी। तो पहला फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, वो क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर फर्स्ट है आपके सामने, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने है। और नंबर 2 क्या है बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम मेरे बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम। दो नंबर सेकंड है बच्चे जो मैं इसमें देख पा रहा हूं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। सो इतना मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इतना। नाउ बच्चों कई बुक्स में टेम्परेचर भी लिखा होता है, तो बच्चों आपको बता दूं टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम दोनों में से एक को लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों में एक ही बात है। ऐसे क्यों बोल रहा हूं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर में पता लगने जा रहा है। सो फटाफट से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। और रेजिस्टिविटी में एक बात और आपको मेंशन कर दूं, प्लीज नोट ध्यान से देखना कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज व्हाट मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ 1 नंबर में, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट अपॉन व्हाट मेरे बच्चे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब लेंथ के कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा रेजिस्टिविटी कोई बिल्कुल डिपेंड नहीं करती इस पे। एग्जांपल के तौर पे डेमो की फॉर्म में एक क्वेश्चन देखिए ना, एक क्वेश्चन ये है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a wire of resistance R and resistivity, a wire of resistance R and resistivity rho is cut into 2 equal halves, है ना, 2 equal halves मेरे बच्चे। then what happen to its resistance and resistivity, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। then what happened to its resistance and resistivity मेरे बच्चे। so please बहुत ध्यान से देखना बच्चों कि हम बेसिकली आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन बड़ा इजी है, एक वायर थी, उसको मैंने कट कर करके 2 इक्वल पीसेस बना दिए उसके, राइट बच्चे। वायर की लेंथ L थी, अब लेंथ आपको पता है कितनी हो गई, L/2, रेजिस्टेंस है R और रेजिस्टिविटी है रो इनिशियली। तो अब आपको बताना है कि जो ईच पार्ट है उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूं बच्चे सिंस रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, सो नई रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चे, हाफ हो जाएगी, बिकॉज लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ। बट रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी। कारण क्या है इसका, बिकॉज रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला देखें एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो वो है m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। ना तो बच्चे इसमें कहीं लेंथ आ रही है ना एरिया आ रहा है, तो मेरे बच्चे इसलिए ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए लेंथ और एरिया पे मेरे बच्चों डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा हेंस रो डैश इज इक्वल टू रो, मतलब फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी।
और आप लिख भी देंगे, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। सो मैंने समझाने के लिए आपको प्लीज बहुत जरूरी था करवाना, ताकि आपको ये जो नोट मैंने लिखवाया था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं इसमें, फटाफट से देखिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम कवर अप करेंगे बच्चे ओम्स लॉ के लिए। सो मेरे बच्चे फटाफट से देखिएगा। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज, बिकॉज अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो और कोई फैक्टर ऐसा बचता है क्या जिस पे डिपेंड करती है। मेरे बच्चे इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। सो इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या क्या होने जा रहा है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना। मेरे बच्चों जो हमारी टर्म है वो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। मेरे बच्चों वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, किसके लिए बच्चे? फॉर कंडक्टर्स के लिए, है ना। कंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर वेरी करूं तो क्या रेजिस्टेंस वेरी करती है? ध्यान से देखना बच्चे। मैं जानता हूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ml/e²na टाउ। मेरे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान समझना आप सब। रिलैक्सेशन टाइम एक टर्म होती है, वो क्या होता है? टाइम गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से जो टाइम गैप होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। समझना बच्चे। अब अगर सपोज करिए मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, राइज करता हूं, तो डेफिनेट सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। अब अगर जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उनके बीच में टाइम का जो गैप है वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज फास्ट कोलिजन होगा ना, तो टाउ अपने आप कम हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर टाउ वाली टर्म जो है कम हो जाएगी तो कुछ सोचना ही नहीं है, रेजिस्टेंस आपकी अपने आप बढ़ रही है। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि कंडक्टर्स के लिए, और बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये मेरी जो आपको मैंने रीजन दिया ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। एलॉयज, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर से कोई लेन देन नहीं है इससे। सो मैं सिर्फ ये बात किसके लिए कर रहा हूं? कंडक्टर्स के लिए। ध्यान समझना। रेजिस्टेंस ml/e²na टाउ के हिसाब से भाई अगर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना बच्चे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर मैं लिखवा रहा हूं आपको मैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड। आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है बच्चे, एग्जाम में बिकॉज पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। इससे क्या होगा बच्चे? एज अ रिजल्ट रिलैक्सेशन टाइम व्हाट बच्चे डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। ये आप सिंपली इसको लिखते हैं डिक्रीजेस, एक ही बात है बच्चे। तो ये था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें जो बात सिर्फ किसके लिए कर रहा है बच्चे? कंडक्टर्स के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये मेरी पूरी जो एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इस वीडियो के बिहाफ पे वो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। और ये तो वेरिएशन की बात हो गई हमारी। और बच्चे अब ध्यान से देखना, ये तो वेरिएशन हमने देखा, रेजिस्टिविटी का देख लिया, रेजिस्टेंस का देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे आपको मैं बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ग्राफिकल वेरिएशंस दिखाऊंगा टेम्परेचर के साथ। सो प्लीज उस वीडियो का वेट कीजिए, और प्लीज इसको बच्चे जो ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाता रहूंगा। हमें प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।